हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 50 एमसीक्यूज करेंगे, जिसमें कि हमारे पॉलिटी के एमसीक्यूज भी हैं एंड हमारे कम्युनिकेशंस के एमसीक्यूज भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला एमसीक्यू विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि अब हमारा एग्जाम जो है काफी नजदीक आ गया है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेस्वाइल जम्मू एंड कश्मीर वॉज अडॉप्टेड ऑन। जम्मू एंड कश्मीर का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो कब अडॉप्ट किया गया था? 31 अक्टूबर 1931, 17 नवंबर 1956, 15 अगस्त 1947 या 15 नवंबर 1952। तो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया था 17 ऑफ नवंबर 1956 में। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सिक्योरिटाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, जो कि एनेक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 2002 में, जो कि अनएनफोर्सेबल था जम्मू एंड कश्मीर में। उसकी जो कमीशन थी वो किन्होंने बिठाई गई थी? जस्टिस अली मोहम्मद मागरे एंड जस्टिस मोहम्मद याकूब मीर, जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अख्तर एंड जस्टिस मोहम्मद अली मागरे, या जस्टिस रामलिंगम सुधाकर एंड जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अख्तर। ये सारफेसी एक्ट है। इसके लिए जो कमीशन बिठाई गई थी, तो वो किसने, जो 2002 में एक्ट आया था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए अनएनफोर्सेबल है, तो इसकी जो कमीशन थी वो किसने हेल्ड की थी? तो वो की थी हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। एंड ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि ये लास्ट ईयर हमारे केएस एग्जाम्स में भी पूछा गया था। तो जस्टिस मुजफ्फर हुसैन और जस्टिस अली मोहम्मद मागरे जो है इससे रिलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एज पर जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कौन सा पार्ट है डील्स करता है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज से? पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या पार्ट 5? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इट इज पार्ट 5 जो है डील करता है डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 2020 में जम्मू एंड कश्मीर ने एक MOU साइन किया था विद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए, ताकि हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट जो उनके प्रोडक्ट होते हैं यूनियन टेरिटरी के, उनको वो क्या कर सके, एक तरीके से बूस्ट कर सके। तो अमेजन के साथ किया था, फ्लिपकार्ट के साथ किया था, खादी कल्ट के साथ किया था, या इन सभी के साथ किया था? 2020 में इन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ एक MOU साइन किया था फॉर प्रमोटिंग हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ऑफ द यूटी। क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following has provided the scheme for Jammu and Kashmir Industrial डेवलपमेंट स्कीम 2021 फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम एक आई थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, ओके, तो ये दो बार हो गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम जो 2021 में आई थी, ताकि जम्मू एंड कश्मीर की जो इंडस्ट्रीज हैं उसे डेवलप कर सके। अब ये जो है इनमें से किसने वो अप्रूव की थी? कैबिनेट कमेटी ने की थी, नीति आयोग ने, RBI या नाबार्ड ने की थी? तो ये की थी हमारे कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम 2021 जो है ये करना क्या चाहती है, ये मतलब इसका एक मेन मोटिव क्या है, ये करना चाहती है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का बूस्ट करना चाहती है, एम्प्लॉयमेंट जो है उसको ज्यादातर लाना चाहती है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये जो कमेटी है, ये जो कमीशन है, ये अप्रूव किया गया था बाय कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। Provision regarding the official language of UT of Jammu and Kashmir is enshrined in which section of Reorganization Act? जो official language है UT of Jammu and Kashmir का, वो कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 73, 46, 47 या 75? कौन से सेक्शन में है? तो वो है ऑप्शन सी, 47 सेक्शन में डाला गया है ऑफिशियल लैंग्वेज को।
और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान, जो कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, ये कहाँ से बोरो किया गया है? रशिया, इंग्लैंड, यूएस या जर्मनी से। तो जो 5 ईयर प्लान है वो किया गया है रशिया से बोरो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन सी जम्मू एंड कश्मीर की जो जगह है जिसे एंगुलर पैराडाइज कहा जाता है? बारामूला, कुपवारा, अनंतनाग या पहलगाम को कहा जाता है? तो कहा जाता है किसको? पहलगाम को। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन से ट्रेवलर हैं 1829 में विजिट किया था जिन्होंने डोडा में? अल्बेरूनी, ह्यूनस्टैंग ने किया था, इब्न बतूता ने या जीटी विग्ने ने किया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। डोडा में विजिट किसने किया था? जीटी विग्ने ने। Next है, the name Riyasi, which is in district in Jammu and Kashmir, is derived from the old town name रयाल, रसियाल, रयाल। तो इसका जो है रियासी का जो ओल्ड टाउन नेम था वो क्या था? रसियाल था। आपको ये याद रखना है कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट है। द टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ यूसुरमर्ग, ये कहाँ पे है? बडगाम में है, शोपियान में, जम्मू या डोडा में? यूसुरमर्ग जो है ये कहाँ पे है? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है हमारा ऑप्शन ए, बडगाम में। ओके, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अमरनाथ पिलग्रिम्स गो थ्रू द पासेस टू रीच द श्राइन, कौन से पास से जाना पड़ता है अमरनाथ यात्रा को ताकि वो श्री अमरनाथ यात्रा पे पहुंच जाए? अमरनाथ यात्री कौन से पास से जाते हैं? बनिहाल पास, महागुनस पास, बारालाचला पास या फिर जोजिला पास? ये इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, महागुनस पास से होके जाना पड़ता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गोपाधरी हिल्स इन द साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर एंड लाइज एट हाइट ऑफ 1100 फीट अबव द सी लेवल ऑफ सिटी? कौन से जो है जो गोपाधरी हिल्स के पास है साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर में, जो सी लेवल से 1100 फीट ऊपर है? वेंकटेश्वरा टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल या शंकराचार्य टेम्पल? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, शंकराचार्य टेम्पल जो है वो गोपाधरी हिल्स पे है। जैसे हमारे वैष्णो देवी जो है पिलग्रिम्स वो कहाँ पे है? हमारा त्रिकुटा हिल्स पे है। आप जैसे आपको ये पता है वैसे ही आपको गोपाधरी हिल्स का याद रखना है कि वो कहाँ पे है? शंकराचार्य हिल्स पे है। शंकराचार्य टेम्पल जो है वो गोपाधरी हिल्स पे है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा इनमें से हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया था, प्लान किया था फॉर स्पीडी कंस्ट्रक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कौन सा इनमें से नहीं है? स्वालकोट, बरसार, गंगूवाल या पकुल डैम? तो गंगूवाल जो है वो उन 8 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में से नहीं है जो कि स्पीडी कंस्ट्रक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए लाए गए थे। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राइट टू प्राइवेसी, प्रोटेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन। जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, वो इनमें से कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 17 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम गारंटी एक्ट, आर्टिकल 24। तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो वो आता है हमारा ऑप्शन सी, आर्टिकल 21, जो हमारा गारंटी करता है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। Which among the following was the chairman of the Union Constitution Committee? Union Constitution Committee of the Constituent Assembly. जब Constituent Assemblies बिठाई गई थी उसमें से काफी सारी जो मेजर एंड माइनर कमेटीज बनाई गई थी, उनमें से यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी उसका चेयरमैन कौन था? बी आर अम्बेडकर थे, जेबी कृपालिनी थे, अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो जितनी भी कमेटीज के हेड है, चाहे वो नेहरू हैं, चाहे वो सरदार पटेल
पटेल, आपको उनको याद होना चाहिए कि सरदार पटेल जो थे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो किसके चेयरमैन थे। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। जैसे कि हम बात करें कि उसके बाद पंडित नेहरू यूनियन पावर कमेटी के भी चेयरमैन थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी पंडित नेहरू यूनियन पावर कमेटीज एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज जो हैं उसके चेयरमैन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे ही अगर हम सरदार पटेल की बात करते हैं, सरदार पटेल जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज ट्राइबल जो हैं उनके चेयरमैन थे। एडवाइजरी कमेटीज जो बनाई गई थी फंडामेंटल राइट्स की, माइनॉरिटीज की, उनके चेयरमैन कौन थे, सरदार पटेल। ओके, सरदार पटेल जो थे वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी चेयरमैन थे। जैसे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन हमारे पंडित नेहरू थे, उसके ही प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन हमारे सरदार पटेल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच शेड्यूल of the Indian Constitution contains special provision for the administration and the control of the scheduled area in the states। अभी देखिए कि जो शेड्यूल जो ट्राइब्स है उनके लिए काफी ज्यादा जो है अभी न्यूज में थी जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, तो आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है कि शेड्यूल एरियाज के लिए कौन सा एक प्रोविजन जो है हमारे शेड्यूल में है, 3rd, 5th, 7th या 9th। तो ये जो है ये है 5th शेड्यूल में, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है। 17 का आंसर है बी, 5th शेड्यूल। आपको सारे जितने भी शेड्यूल्स हैं, चाहे वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हों, चाहे हमारे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो हमारे को 5 शेड्यूल्स दिए गए हैं आपको वो भी याद रखने, एंड हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल है वो भी याद रखने। ओके, तो जो हमारे शेड्यूल एरिया के लिए जितने भी जो प्रोविजंस है वो इंडियन कंटेक्स्ट में कौन से शेड्यूल में है, वो है 5th शेड्यूल में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, prohibition of traffic in human beings and forced labor, prohibition of the consumption except for the medicinal purpose of intoxicating drinks and other drugs injurious to health, only A, only 2 या both या none। इनमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन से हैं? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, जो कंजप्शन ऑफ ये है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है, ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, बट फर्स्ट जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अब ये कौन सा फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 23 यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाला राइट है। आर्टिकल 23 एंड 24 जो है वो हमारे को राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 23 बताता है प्रोहिबिशन करना, मतलब प्रोहिबिट करना जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या जिसको जबरदस्ती काम कराया जाता है, वो हमारा आर्टिकल 23 कहता है। अब सेकंड जो है हमारा आर्टिकल 24, वो क्या कहता है, वो बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्री। ठीक है, तो ये सब चीजें बताते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू आर्टिकल 23 एंड 24। बट जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो हमारा बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ओके, तो करेक्ट है इसका आंसर बी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। माइंड मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहां पे रिफ्लेक्ट करता है, क्या वो प्रियम्बल पे करता है, फंडामेंटल राइट्स पे करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे करता है या फंडामेंटल ड्यूटीज पे करता है? तो माइंड मेकर्स जो है वो रिलेट करता है हमारे प्रियम्बल पे। ठीक है, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे पूछे कि प्रियम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है, ये वंस, एक बार 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी, उसके बाद को कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है प्रियम्बल में। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें 12 से लेके 35 आर्टिकल पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये पार्ट 4 में डील करता है। देन उसके बाद जो 36 to 51 आर्टिकल है इसके, देन उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A एंड 51A जो है वो डील करता है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज से। अगर आपसे पूछे कि कौन सी कमेटी रिलेट करती है, विच कमेटी सजेस्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर
51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो को किस कमेटी ने जो है रिकमेंड किया था, सजेस्ट किया था, वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये जो है इसको रिकमेंड किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फेडरेशन एस्टैब्लिश हुई थी 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। रेजिडरी पावर्स जो है वो किसको दी? फेडरल लेजिस्लेचर को, वॉइस राय को, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को या फिर प्रोविंशियल गवर्नर को? तो वो किया था वॉइस राय को। ओके, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था तब इंडिया के वॉइस राय कौन थे? इंडिया के वॉइस राय कौन थे? ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। Who among the following not directly participate in the election of president? देखिए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पे मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्रेसिडेंट जो था इस बार काफी ज्यादा न्यूज में थे क्योंकि हमारी फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, तो इसी वजह से हमारा प्रेसिडेंट वाला जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, इनमें से नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन है? देखिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं? द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए, अब जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा करते हैं, इलेक्टेड मेंबर भी करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की स्टेट्स के। देन उसके बाद जो है ये सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, बट नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते। नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट वो जो हैं नहीं पार्टिसिपेट करते, तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। तो नॉट करेक्ट कौन सा है? डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ठीक है, अगर पूछे पार्ट कौन सा है तो ये पार्ट 5th में है हमारा। यूनियन पूरा पार्लियामेंट डील करता है आर्टिकल 52 से लेके 78 तक, जिसमें पहले हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ता है। ही इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, ही इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कौन सा है? वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग का सिस्टम, पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि प्रेसिडेंट की ओथ किसके सामने होती है, तो ओथ होती है उसकी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। आर्टिकल 60 जो है वो डील करता है विद द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो किसके सामने लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेगा। 49th चीफ जस्टिस कौन थे? उदय उमेश ललित। अब जो हमारे 50th चीफ जस्टिस हैं वो नए DY चंद्रचूड़, तो आपको इनका नाम याद रखना है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स दैट ए पर्सन कैन होल्ड ए ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट, 2 times, नो लिमिट, सिंगल टर्म या 3 times। इंडिया में जब आप एज एन प्रेसिडेंट जो इलेक्शन लड़ते हैं, क्या वो सिर्फ सिंगल टर्म के लिए लड़ते हैं? 2 बार ही इलेक्ट किए जा सकते हैं या फिर कोई भी लिमिट नहीं होती? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए टर्म्स नहीं रखी हुई है, कोई लिमिट नहीं रखी हुई है कि वो सिर्फ इतने टाइम तक ही एक ही बार इलेक्ट हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीटो? वीटो का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वीटो? सपोर्ट, डबल, फॉरबिड या फिर डिसाइड। सो वीटो का मतलब होता है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज फॉरबिड। ठीक है, फॉरबिड होता है उसका मतलब। इंडिया के प्रेसिडेंट के पास कितनी टाइप्स ऑफ वीटो पावर है? इंडिया के प्रेसिडेंट के पास 3 टाइप्स ऑफ वीटो पावर है। 3 तरह की वीटो पावर है। आर्टिकल 111 देता है, आर्टिकल 111 देता है वीटो पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब 3 तरह की वीटो पावर कौन सी है? वो है, पहली है हमारी एब्सोल्यूट वीटो पावर, सेकंड है हमारी सस्पेंसिव वीटो पावर एंड थर्ड है हमारी पॉकेट वीटो। ठीक है,
क्वालिफाइड भी होती है बट वो इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं है, वो इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं है, वो यूएस के कंटेक्स्ट में है। बट 3 टाइप्स ऑफ जो पावर्स है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो। ओके, नेक्स्ट है हमारा वीटो पावर से एक और चीज रिलेटेड है कि पहले जो था प्रेसिडेंट की असेंट नहीं दी जाती थी, इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, बट 24th अमेंडमेंट हुई 1971 में, जिसमें प्रेसिडेंट असेंट को कंपलसरी कर दिया था कि प्रेसिडेंट की असेंट होनी ही चाहिए, ऑब्लिगेटरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और चीज थी, जैसे कि अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सी वीटो पावर का यूज किया गया कौन से प्रेसिडेंट ने, 1986 में ज्ञानी ज़ैल सिंह जो थे उन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था। किसका यूज किया था? पॉकेट वीटो का। ठीक है, तो चलो जान लेते हैं थोड़ा सा और कि पॉकेट वीटो होता क्या है। वीटो तो हमने समझ लिया, फॉरबिड है। पॉकेट वीटो क्या होता है? इस केस में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है ना रेटिफाई करता है, ना रिजेक्ट करता है, ना ही बिल को वापस देता है। नाइदर रिटर्न नॉर रिजेक्ट, सिर्फ बिल को रख लेता है, पेंडिंग कर लेता है डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में। तो वो वीटो पावर जो पॉकेट वीटो पावर है उसको यूज किया गया था ज़ैल सिंह प्रेसिडेंट के द्वारा 1986 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 सी आ गया यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सी वीटो पावर इज नॉट ग्रांटेड टू द प्रेसिडेंट, एब्सोल्यूट, पॉकेट, क्वालिफाइड या सस्पेंसिव। तो ये है हमारा ऑप्शन सी। 3 तरह की वीटो पावर है इंडिया के प्रेसिडेंट के पास, बट क्वालिफाइड वीटो पावर नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Who is the only president to be elected for 2 consecutive terms? 2 consecutive terms के लिए कौन से प्रेसिडेंट को जो है इलेक्ट किया गया था? जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम या प्रतिभा पाटिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज राजेंद्र प्रसाद जो है ये 1952 एंड 57 में जो है ये प्रेसिडेंट रहे थे। देन उसके बाद इनको राधा कृष्णा स्वरापल्ली जो थे उन्होंने इन्हें सक्सीड कर लिया था। नेक्स्ट है हु वाज द प्रेसिडेंट डाइड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस? जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी या एस राधा कृष्ण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज जाकिर हुसैन जो है वो अपने टेन्योर के टाइम पे ही उनकी डेथ हो गई थी। ओके, बाय विच अमेंडमेंट प्रेसिडेंट असेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड ऑब्लिगेटरी? अभी मैंने आपको ऊपर बताया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 प्रेसिडेंट के असेंट को ऑब्लिगेटरी कर दिया गया था। तो ऑप्शन जो हमारा डी है वो करेक्ट है। हु अपॉइंट द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स? प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर ऑफ द राज्यसभा? 14, 6, 12 या 16? तो ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट का जो प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट होता है इंडिया में वो कैसा है? जुडिशियल प्रोसीजर है, क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है या एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, क्वाजी जुडिशियल। इंडिया का जो फेडरल है, जो फेडरलिज्म है वो भी क्वाजी फेडरल है। ठीक है, तो इसका जो है इसका है ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने प्रेसिडेंट के लाए बिकॉज हमारा जो प्रेसिडेंट था वो काफी ज्यादा न्यूज में थी, इसीलिए प्रेसिडेंट के रिलेटेड काफी सारे एमसीक्यूज लाए। सो यहाँ पे हमारे जो है हमारे पॉलिटी के सेक्शन खत्म होता है। अब आते हैं हमारे कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन से रिलेट करते हैं। बाय व्हाट मेथड वी कैन नाउ व्हाट द रिसीवर अंडरस्टूड और गॉट द मैसेज? कौन से मेथड से हम जान सकते हैं कि रिसीवर को पता चल गया कि उसको मैसेज मिल गया है? ट्रांसमिटिंग, फीडबैक, मैसेज या फिर लिसनिंग?
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, फीडबैक से। जब आपको कोई किसी चीज का फीडबैक देगा तब आपको पता चलेगा ना कि आपका जो मैसेज है वो अच्छे से अंडरस्टूड हो गया। तो इसका जो ए नहीं है, इसका बी है, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, which can be used to overcome the communication barrier, using a translator by writing a letter, not communicating at all, using your own language। communication barrier को हटाने के लिए ए ऑप्शन, यूजिंग ए ट्रांसलेटर। नेक्स्ट है, straight body postures has shows what, pride, professionalism, confidence या humiliating। तो ऑप्शन सी जो है, कॉन्फिडेंस जो है वो दिखाता है। जब हमारे स्ट्रेट जो हमारी बॉडी पॉस्चर है ना, वो भी काफी चीजें दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, चैनल, रिसीवर, टाइम या सेंडर। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, टाइम जो है वो कम्युनिकेशन साइकिल का पार्ट नहीं है। What is the final step in the communication cycle? Encoding, decoding, feedback या receiving? Final step क्या है? Feedback मिलना, तब हमारा communication का जो cycle है वो पूरी तरीके से complete हो जाएगा। So ये थे कुछ important MCQs जो कि हमारे पॉलिटी सेक्शन के थे, एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि हमारे कम्युनिकेशन के थे। कम्युनिकेशन के हम और एमसीक्यूज लेके आएंगे। सो ये थे जो कि होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप लोग जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ें अच्छे से और मेहनत करें। थैंक यू एंड बाय बाय।